हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपका यूजीसी नेट का पेपर वन में हायर एजुकेशन की जो यूनिट है, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये फ्रेंड्स। इनको आप नोट डाउन कर लेना और बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कुछ नई बातें आपको यहाँ सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो आप इनको नोट डाउन करें अच्छे से और एग्जाम के टाइम इनको देखे जाए, ठीक है। और यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर लें प्लीज अच्छे से, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं क्वेश्चन करने से पहले कि यूजीसी नेट का जो पेपर वन है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में, आप जाके वहां से पूछ सकते हैं क्या कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन। और किसी का अगर पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। बस एक छोटी सी सूचना और देता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं कि अपना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक अदर चैनल हमने बनाया है और उसका चैनल का नाम है RAS विद डॉक्टर मुकेश कुमार, ठीक है ना। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पे जीके और जीएस पूछा जाता है तो वहां आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो, ठीक है। आप एक बार विजिट करके देखना, वहां पे अभी रेगुलर बेसिस पे वीडियो आना वहां शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या नाम है उसका, RAS विद डॉक्टर मुकेश कुमार, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। हायर एजुकेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये बताना है उसमें कौन सा स्टेटमेंट ठीक है या दोनों स्टेटमेंट ठीक है या दोनों गलत है। मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं कौन कौन से हैं और इनको अच्छे से सुनना है। पहला स्टेटमेंट कहता है, पहले इंग्लिश में देखेंगे फिर इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है, यूनिवर्सिटीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट एक्ट अंडर 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। ये कह रहा है कि जो यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, विश्वविद्यालयों की जो स्थापना होती है, वो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत जो भी सेंटर और स्टेट का अधिनियम है, उस 2F अधिनियम के तहत यूनिवर्सिटीज की स्थापना होती है। देखो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये 2F वाली चीज आपको कंफ्यूज कर रही है ना। अगर वो ये लिख देते स्टेटमेंट में कि यूनिवर्सिटीज जो एस्टेब्लिश्ड हो रही है वो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत हो रही है, तो आप इसको बिल्कुल बेधड़के से सही कर देते कि कोई इश्यू नहीं, हमें पता है यूजीसी एक्ट 1956 है, उसके तहत यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड होती है। लेकिन अगर ये लिख दिया सेंट्रल स्टेट एक्ट अंडर 2F, राज्य और जो केंद्र के अधिनियम है उनके तहत, यूजीसी एक्ट 1956 2F के तहत विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है, तो ये जो 2F वाला बात आपको कंफ्यूज कर रही है और ये बात मुझे लगता है थोड़ी नहीं है, तो ये बात भी ठीक है, ये बात भी गलत नहीं है। तो स्टेटमेंट ठीक है। मतलब आपका जो नॉलेज था, जो हमने अभी कुछ पढ़ा था या 2F वगैरह हमने नहीं पढ़ा हुआ आज तक, तो वो ऐड कर लेना है कि इसमें जो आपको पता है ना क्लोज बने होते हैं हर एक्ट में, तो ये 2F के तहत यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है यूजीसी एक्ट 1956 के, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखोगे तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इसी स्टेटमेंट को मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूं फ्रेंड्स प्लीज, ठीक है ना। इसी स्टेटमेंट को हिंदी में दिखा देता हूं। क्या कह रहा है, यूजीसी अधिनियम 1956 2F के तहत केंद्रीय और राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। पढ़ लिया हिंदी में, नोट डाउन भी कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रोक लेना जो आपको ठीक लगे, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी is declared by notification of central government on the advice of the UGC under section 3 of the UGC Act 1956। इस स्टेटमेंट को समझते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती है आपको पता है क्या? आपको पता है भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब पता है ना आपको, ये सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो आपको ये पूछा है, पहले ये बताओ डीम्ड टू यूनिवर्सिटी होती क्या है, आप मुझे बताओगे क्या? वैसे मैं आपको बता देता हूं, जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट जो अपने बहुत अच्छे किसी फील्ड में स्पेसिफिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो यूजीसी रिकमेंड करता है किसके, वो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इसको डीम्ड टू यूनिवर्सिटी बना दीजिए, और उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करता है, या फिर हम कह सकते हैं एक अधिसूचना जारी करता है, एक घोषणा पत्र जारी करता है उस यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है ना। तो वो होती है डीम्ड टू यूनिवर्सिटी, यानी कि
कोई भी इंस्टीट्यूट जो अपने फील्ड में बहुत बेहतरीन काम करता हो उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा या डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। जैसे आईआईएससी बेंगलुरु है, ठीक है, साइंस में बहुत अच्छा काम करा तो वो डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो अभी ये स्टेटमेंट में कह रहा है डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है इज डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात ठीक है कि जो डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के तहत डिक्लेयर की जाती है, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ द यूजीसी, ठीक है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर डीम्ड टू यूनिवर्सिटी बनाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए एडवाइस करता है यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करता है। तो यही तो बात कह रहे हैं स्टेटमेंट में, तो बिल्कुल ठीक है। और ये किसके अंडर है? यूजीसी एक्ट है जो 1956 उसका सेक्शन 3 है, इसके तहत ये बात है, ठीक है ना। अरे मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे सेक्शन भी दिया हुआ है, देखो यूजीसी एक्ट 1956 लिखते तो ठीक था, लेकिन आपने ये सेक्शन किया पता नहीं कौन सा है, ये 3 ही सेक्शन है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ बातें नहीं पता चली है, ठीक है, एक यहाँ 2F वाला कंसेप्ट और एक ये सेक्शन 3 वाला कंसेप्ट। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो मैंने इसीलिए कहा ये क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको अच्छे से समझना। इसी स्टेटमेंट यानी कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और इसी स्टेटमेंट को हिंदी में देखेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को, इसका आंसर हमें पता लग गया, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, तो ये ऑप्शन हो गया इसका। चलो इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। डीम्ड होने के लिए, विश्वविद्यालय को डीम्ड होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार की एक अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया है या किया जाता है। तो ये बात ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, प्लीज समझ में आई ना। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देता है, अधिसूचना जारी करता है, और रिकमेंड कौन करता है? यूजीसी करता है, ठीक है। और सेक्शन 3 1956 के तहत डीम्ड टू यूनिवर्सिटी डिक्लेयर की जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई ना? चलो ये नोट कर लेना प्लीज, चित्त को रिलैक्स, मन को शांत और काम शुरू। तो दोनों कथन सत्य है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हायर एजुकेशन की क्वेश्चन करेंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन पढ़ता हूं सेकंड, पहले हिंदी में इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन, अंतरराष्ट्रीय आयोग है एजुकेशन पे, फॉर द 21st सेंचुरी हेडेड बाय जैकस डेलस, विच of the following main tension will be witnessed during 21st century। इसमें यह कहा गया है कि जो एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कमीशन आयोग बैठा था एजुकेशन में, जिसके हेड जैकस डेलस थे, और उन्होंने कहा था कि 21वीं सेंचुरी में, ठीक है ना, 21st सेंचुरी में क्या क्या मेन टेंशन आने वाली है, क्या क्या मुख्य तनाव आने वाले हैं, ठीक है, ये बात पूछी थी। समाज में किस तरह के मुख्य तनाव आएंगे, ये बात पूछी थी। तो ये बहुत व्यवहारिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन के आंसर भी बहुत व्यवहारिक होंगे। पहले मैं इसी क्वेश्चन की हिंदी दिखा देता हूं, फिर आपको ऑप्शन दिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशान मत होना प्लीज, ठीक है। यही है, जैकस डेलस की अध्यक्षता में 21वीं सदी के लिए शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से मुख्य तनाव में से कौन सा मुख्य तनाव देखा जाएगा? तनाव सारे ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सारी टेंशनें आनी होती है, लेकिन मुख्य तनाव पूछा है कौन सा है, तो मैं बात करता हूं यहां पे, द टेंशन बिटवीन द ग्लोबल एंड द लोकल, वैश्विक और जो लोकल स्थानीय है उसके बीच तनाव। ये तो हम देख ही रहे हैं आजकल बहुत तनाव है वैश्विक और लोकल के बीच, ये बात तो बहुत सही है, इसमें तो कोई भी किंतु परंतु नहीं है, आप डेली न्यूज में सुनते हो पढ़ते हो। दूसरा, द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, से है ना, बिल्कुल जो मॉडर्न और ट्रेडिशन के बीच एक तनाव चल रहा है बहुत जबरदस्त वाला, ठीक है ना, ये बात तो समझ में आई गई होगी। तीसरा, द टेंशन बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, यानी कि अध्यात्म और मटेरियलिज्म के, भौतिक के बारे में, वो भी बहुत बड़ा तनाव चल रहा है। ये तीनों तनाव है, देखो ये बहुत व्यवहारिक है, ये तीनों तो हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर ऑप्शन देखें ना तो देखो 3-3 ही दिए हुए हैं, इस बात में कतई दो राय नहीं है, ए, बी और सी इज द राइट आंसर। आपको दिख ही रही है ना वो टेंशन, ये तो मेन टेंशन है ही ना। ये कह रहा है रिच और पुअर के बीच टेंशन, इतना तनाव उनके आगे नहीं है, होगा, लेकिन इतना मेनली पूछा है ना। द टेंशन बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, विकसित और विकासशील जो समाज है उसके बीच तनाव, लेकिन ये बात है ना कहीं यहां छुपी हुई है, ठीक है ना। तो ये बेस्ट ऑप्शन जाता है मॉडर्न और ट्रेडिशन वाला, तो ए, बी और सी इज द राइट आंसर। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं?
किस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, बेस्ट ऑप्शन चूज करने थे ना फ्रेंड्स। तो ए, बी और सी इज द राइट आंसर, यानी कि वैश्विक और स्थानीय के बीच तनाव, परंपरा और आधुनिकता के बीच तनाव, आध्यात्मिक और सामग्री के बीच तनाव, यानी कि जो कुछ लोग भौतिकवाद में ज्यादा विश्वास रखते हैं, कुछ अध्यात्म में। मेरे हिसाब से बैलेंस होना चाहिए, अध्यात्म में भी होना चाहिए और थोड़ा बहुत भौतिकवाद भी होते हैं, क्या करें। ए, बी और सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और पूछी ईयर है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का मकसद ये है कि बहुत सारी बातें इसमें क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने दिसंबर 2020 में पूछा भी था और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें 2-3 बातें सीखने को हमें मिलेगी। इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं, फिर इंग्लिश में देखेंगे। सिर्फ ईयर बताना है। ये क्या कह रहा है, इन विच ईयर, कौन से साल में द यूनियन गवर्नमेंट, जो अपनी केंद्र सरकार है, डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया दैट ऑल केसेस पर्टेनिंग टू द एलोकेशन ऑफ ग्रांट इन एड फ्रॉम public fund to the central universities and other universities and institutions of higher learning might be referred to the University Grant Commission। ये कह रहा है कि कौन से साल में जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी हम पब्लिक जो फंड होते हैं उससे हम ग्रांट देते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को, तो उनके बीच अगर कोई भी केस आता है तो हम यूजीसी को सौंप सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। इस क्वेश्चन को हिंदी में समझा देता हूं, फिर अच्छे से और समझ आ जाए शायद। ये कह रहे हैं किस वर्ष में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक अनुदान, जो पब्लिक फंड है, उससे केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों को जो अनुदान के आवंटन से संबंधित जो सभी मामले हैं उसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भेजा जा सकता है। यानी कि जो पब्लिक फंड होता है उससे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, स्टेट यूनिवर्सिटीज है और जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है, उनको जो फंड दिया जाता है पब्लिक फंड से, तो उसमें बीच में कोई केस हो जाता है तो वो यूजीसी की तरफ चला जाए। ये जो डिसाइड किया गया था, वो कब डिसाइड किया गया था, कौन से ईयर में डिसाइड किया गया था, क्वेश्चन ये है। ये ईयर तो हम बता देंगे 1952 में है, कोई इश्यू नहीं है। 1952 में ये डिसाइड किया गया। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको बात तो क्या पता चली कि इस तरह का अगर कोई फंड का हो जाता है केस, तो कहां जाएगा, यूजीसी में जाएगा। किस में जाएगा, और यूजीसी में जाएगा। ये डिसाइड किसने किया, यूनियन गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर गहराई से बातों को पकड़ने की कोशिश करोगे, चित्त को रिलैक्स रखे, मन को शांत करके, तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, 1952 इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन का ही है ये भी क्वेश्चन, और जो हिस्ट्री से पेपर 2 जिसका है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि जो चाइनीज स्कॉलर थे दो, एक इत्सिंग और एक च्यांजांग, कब आए वो नालंदा यूनिवर्सिटी में, यानी कि कब आए थे ये पूछा है। तो आप बताओ, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चीनी विद्वान इत्सिंग और च्यांजांग ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा कब किया, तो याद रखना 7वीं सेंचुरी में। ये सी का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है ना, 7वीं सेंचुरी, ठीक है, यानी कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पे। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सबके रटा हुआ होगा ना ये क्वेश्चन, मुझे पता है। ठीक है ना, अरे समझ में आया कि नहीं आया। इन क्वेश्चंस को लिख लेना प्लीज, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, नई चीजें जो भी आए उनको नोट डाउन जरूर कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि देखो अपडेटेड चीजें आती रहती है। आगे क्वेश्चन क्या है, इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एज फॉर द स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज सेट एट। ये कह रहा है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए प्राचीन भारत में उम्र का क्या क्राइटेरिया था, यानी कि कितनी उम्र के जो विद्यार्थी हैं वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते थे। आपसे ये पूछा है किस एज के, एज होता है ना, क्राइटेरिया होता है ना एज का, जैसे आपकी जीआरएफ का एज का क्राइटेरिया है, वैसे ये पूछा है कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसमें कितनी एज तक का क्राइटेरिया रखा गया था। तो याद रखना 16 साल का। 16 साल से पहले उसको एडमिशन तक्षशिला यूनिवर्सिटी में नहीं होता था। पहले वो लोकल इंस्टीट्यूशन में अपनी पढ़ाई पूरी करता था 16 साल तक, उसके बाद उसको तक्षशिला में एडमिशन मिलता था। ये बात है, तो उम्र है 16 साल। ठीक है, प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए आयु के संबंध में पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया था 16 वर्ष, 16 ईयर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये क्वेश्चंस आप प्लीज नोट रखना इनको, है ना, और इनको ज्यादा से ज्यादा है ना, जब एग्जाम में भी देख जाओगे तो मेरे हिसाब से
याद आ रहेंगे, है ना। एक बार क्वेश्चन कराने का यही फायदा होता है कि इनको एक दो बार देखने से ये बिल्कुल ऑप्शन दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन समझ में करना चाहिए, बिल्कुल समझ के। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मायने नहीं रखता है, मैं आपको कई बार इस चीज को कहता हूं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन कर लो, लेकिन बहुत गहराई से उनको करने की कोशिश करो, तो कोई भी क्वेश्चन बनो तो आप ऑथेंटिकली उसका आंसर दे सको, ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, सारी चीज अच्छी होगी, ठीक है ना। अगर आप ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। कई बार लेट हो जाता है, लेकिन अच्छे से चित्त को रिलैक्स रखना है, मन को शांत रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है वहां से आप फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और किसी का अगर पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और एक बात और की, वो छोटी सी इंफॉर्मेशन और दी थी ना आज, कि अपना एक अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अपने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसका नाम है RAS विद डॉक्टर मुकेश कुमार। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां जीके और जीएस पूछा जाता है, तो उसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो, ठीक है ना। तो आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।